वेलकम टू नेक्सा फिक्शन नॉवल चैनल चैप्टर 5। आर्या का सबसे बड़ा राज। विशाल ब्लैक मेंशन। आर्यांश तेजी से कार से बाहर निकला और अंदर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही ऋत्विक तुरंत बोला, भाई, आज भी आप ऑफिस गए थे? उसकी आवाज में पूरा ड्रामा भरा हुआ था। कभी तो ऑफिस से दूर रहा करो। फिर वह ओवर एक्टिंग करते हुए बोला, मुझे तो लगता है आप अपनी शादी वाले दिन भी ऑफिस में ही मिलोगे और वेडिंग नाइट भी लैपटॉप के साथ मनाओगे। ऋत्विक लगातार बोले जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने बैठा शैतान उसे कितनी खतरनाक नजरों से घूर रहा था। वहीं बाकी फैमिली को ऋत्विक पर तरस भी आ रहा था और आर्यांश के एक्सप्रेशन देखकर हंसी भी। जब आर्यांश ने देखा कि ऋत्विक के चुप होने का कोई इरादा नहीं है, तब वह अपनी ठंडी लेकिन तेज आवाज में बोला, ऋत्विक, शट अप। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फिर आर्यांश ने उसे देखते हुए कहा, अब से तुम्हारी 2 महीने की पॉकेट मनी कैंसिल। इतना बोलकर वह बाहर की तरफ चला गया। ऋत्विक वहीं शॉक में खड़ा रह गया। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। रूहान तुरंत हंस पड़ा और ले शैतान से पंगे। ऋत्विक अब सच में रोने वाला फेस बना चुका था। भाई, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी दादी जी बीच में बोली, अब तुम लोग बातें बंद करो, हमें इंडिया भी निकलना है। फिर सभी लोग बाहर आ गए। पूरा सिक्योरिटी स्टाफ पहले से तैयार खड़ा था। सबसे आगे बॉडीगार्ड्स की कार थी। उसके पीछे वाली कार में दादा दादी, राजवीर और नित्या जी बैठे। उसके पीछे रूहान और ऋत्विक की कार थी और सबसे पीछे आर्यांश की ब्लैक रोल्स रॉयस चल रही थी। उसकी कार के ठीक पीछे एक और सिक्योरिटी कार थी। पूरा काफिला हाई सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। करीब 30 मिनट बाद सभी कारें एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर आकर रुकीं। पूरा एयरपोर्ट पहले से खाली करवाया गया था। ब्लैक प्राइवेट जेट रनवे पर तैयार खड़ा था। रायजादा फैमिली जल्दी से अंदर गई और कुछ ही देर में उनका प्राइवेट जेट इंडिया के लिए उड़ान भर चुका था। लेकिन इतने सबके बीच भी आर्यांश क्या कर रहा था? ऑफिस वर्क। वह अपने प्राइवेट रूम में बैठा लैपटॉप पर लगातार काम कर रहा था, जैसे उसके लिए दुनिया में बाकी कुछ मायने ही ना रखता हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में आर्या अपने रूम में आई और गेट लॉक कर दिया। उसे अचानक कुछ याद आया। इम्पोर्टेंट मैसेजेज। बचपन से उसके पास एक रहस्यमयी स्पेस था, एक जादुई जगह जहां सिर्फ वह जा सकती थी। आर्या धीरे धीरे अपने सिल्वर ब्रेसलेट को देखने लगी। उस ब्रेसलेट पर नीले रंग का छोटा सा क्रिस्टल लगा हुआ था। उसने हल्के से उसे टच किया और धीमी आवाज में बोली, स्पेस। पलक झपकते ही उसके आसपास की दुनिया बदल गई। अगले ही सेकंड वह खुद को एक विशाल रहस्यमय जगह पर खड़ी पाती है। चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। आसमान पूरी तरह काला था, लेकिन उसमें अनगिनत चमकते सितारे दिखाई दे रहे थे। जमीन सफेद चमकदार मार्बल जैसी थी और दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह थी। आर्या की आंखें चमक उठीं। वाह! वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक खूबसूरत घर दिखाई दिया। वह घर किसी फैंटेसी दुनिया के महल जैसा लग रहा था। वाइट और सिल्वर थीम वाला विशाल घर।
जिसकी खिड़कियां हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी। आर्या जल्दी से अंदर गई। अंदर जाते ही उसे नीचे एक विशाल लिविंग रूम दिखाई दिया। कमरे में सफेद सोफे, क्रिस्टल टेबल और सुंदर झूमर लगे हुए थे। बगल में एक मॉडर्न किचन था जिसमें हर चीज परफेक्ट तरीके से सजी हुई थी। फिर वह सीढ़ियों से ऊपर गई। फर्स्ट फ्लोर पर एक विशाल मास्टर बेडरूम था। वुडन किंग साइज बेड, बड़ी अलमारी, एंटीक टेबल, पुरानी डिजाइन के खूबसूरत वास और कमरे के बीचों बीच एक विशाल खिड़की थी जहां से पूरा रहस्यमयी स्पेस दिखाई देता था। आर्या धीरे धीरे कमरे को देखने लगी। फिर वह दूसरे रूम में गई। वह भी एक बेडरूम था, लेकिन पहले वाले से थोड़ा छोटा। उसके बाद वह सेकंड फ्लोर पर पहुंची। पूरी मंजिल एक विशाल लाइब्रेरी थी। हजारों किताबें, हर तरफ सिर्फ किताबें। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन किताबों के नाम किसी अनजान भाषा में लिखे थे। कुछ किताबों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, कुछ पूरी तरह काली थी। वहीं एक तरफ एक बड़ा स्टडी रूम भी बना हुआ था। उसमें एक विशाल ब्लैक टेबल, पुराना कंप्यूटर सेटअप और कई रहस्यमयी मैप्स रखे हुए थे। आर्या लाइब्रेरी की बुक्स चेक करने लगी। वहां मेडिसिन, खतरनाक पॉइजन, मार्शल आर्ट्स, स्पिरिचुअल पावर, एंटीक्स और लगभग दुनिया की हर तरह की किताबें मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान उसी जगह कैद हो। आर्या ने धीरे से एक बुक उठाई जिसमें लिखा था कि कोमा पेशेंट को होश में कैसे लाया जा सकता है। वह बुक लेकर सीधे तीसरी मंजिल पर चली गई, जहां एक हाईटेक लैब बनी हुई थी। लैब देखकर कोई भी दंग रह जाता। वहां ऐसी मशीनें, मेडिसिन्स, पॉइजन्स और रोबोट्स थे जो अभी तक दुनिया में इन्वेंट भी नहीं हुए थे। हर तरफ नीली लाइट्स चमक रही थी और मशीनों की हल्की आवाजें पूरे माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। आर्या आगे बढ़ी और एक रोबोट को ऑन किया। जैसे ही रोबोट एक्टिव हुआ, उसने झुककर कहा, मास्टर। आर्या ने शांत आवाज में पूछा, इस जगह की प्रोग्रेस कैसी चल रही है? मैंने जो मेडिसिन्स बनाने को कहा था, वो तैयार हैं? यस मास्टर। एवरीथिंग इज रेडी। रोबोट 2 और रोबोट 3 उन्हें स्टोर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आर्या ने उसे कुछ नए इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ एडवांस मशीन गन्स और सीक्रेट गैजेट्स बनाने के। फिर वह लैब के अंदर बने दूसरे रूम में गई। वहां एक ऐसा रोबोट खड़ा था जो 75% इंसान और 25% रोबोट जैसा दिख रहा था। यह आर्या का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। वह एक ऐसा रोबोट बनाना चाहती थी जो पूरी तरह इंसानों जैसा लगे, ताकि वह उसे बाहरी दुनिया में अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। असल में आर्या के पास लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन वह ऐसा कोई चाहती थी जो उसकी असली पहचान से जुड़ा ना हो। क्योंकि अगर उसने अपनी किसी पहचान से जुड़े इंसान को फैमिली के सामने लाया, तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ सकती थी। साथ ही आर्या को रोबोट्स के साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस होता था। वे कभी धोखा नहीं देते। आर्या कुछ देर तक उस रोबोट के फीचर्स चेक करती रही और उसमें नई सेटिंग्स अपडेट करती रही। ऐसे ही काम करते करते उसे वहां पूरे 2 घंटे हो गए। फिर वह स्पेस से बाहर आ गई और अपने बेड पर जाकर लेट गई। हालांकि स्पेस के अंदर 2 घंटे बीते थे, लेकिन बाहरी दुनिया में सिर्फ 45 मिनट ही गुजरे थे। बचपन से ही आर्या ने इस जादुई स्पेस में अनगिनत घंटे बिताए थे। इसी वजह से वह इतनी कम उम्र में इतनी सारी स्किल्स सीख पाई थी। उस स्पेस में उसने अपनी जरूरत का हर सामान, इमरजेंसी मेडिसिन्स, हथियार, गैजेट्स और सीक्रेट चीजें स्टोर कर रखी थी। आर्या जब जाकर बुक्स चेक करने लगती है तो वहां मेडिसिन,
खतरनाक पॉइजन, जहर, मार्शल आर्ट्स, स्पिरिचुअल पावर, एंटीक्स और लगभग दुनिया की हर टाइप की बुक्स मौजूद थी। आर्या उनमें से एक बुक उठाती है जिसमें कोमा रिलेटेड पेशेंट को होश में कैसे लाएं, इस बारे में लिखा था। उसे लेकर आर्या सीधे 3 RD फ्लोर पर जाती है जहां एक हाईटेक लैब थी। उसमें कई ऐसी मेडिसिन्स, पॉइजन्स और रोबोट्स थे जो आज तक दुनिया में इन्वेंट भी नहीं हुए थे। आर्या जाकर यह सब कुछ चेक करने लगती है। तभी वो वहां एक रोबोट को ऑन करके चेक करती है तो रोबोट ऑन हो जाता है और बोलता है, मास्टर। तभी आर्या उससे पूछती है, इस जगह की प्रोग्रेस कैसे चल रही है? मैंने जो मेडिसिन बनाने का बोला था वो रेडी है। तो रोबोट बोलता है, यस मास्टर, एवरीथिंग इज रेडी। रोबोट 2 और रोबोट 3 दोनों उसे स्टोर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आर्या उसे कुछ और काम बताती है, जैसे कुछ मशीन गन्स और गैजेट्स बनाने का। फिर वह वहीं बने एक दूसरे रूम में चली जाती है। वहां वह देखती है कि एक रोबोट जो 75% ह्यूमन और 25% रोबोट की तरह दिख रहा था, खड़ा है। यह आर्या का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। आर्या एक ऐसा रोबोट बनाना चाहती थी जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखे, ताकि आर्या उसे बाहरी दुनिया में ला सके और वो उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बनकर काम कर सके। ऐसा नहीं था कि आर्या के पास इन कामों के लिए लोग नहीं थे, लेकिन वो ऐसा इंसान चाहती थी जो उसकी असली पहचान से जुड़ा हुआ ना हो, ताकि आर्या उसे बिना किसी शक के अपनी फैमिली के सामने ला सके। अगर आर्या अपनी किसी भी आइडेंटिटी से रिलेटेड इंसान को लाती तो सबको उसकी असली पहचान पता चल जाती। साथ ही आर्या को पता था कि रोबोट के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी और उसका यूज वो कभी भी और कहीं भी कर सकती है। यह सोचते सोचते आर्या रोबो के फीचर्स चेक करती है और उसमें कुछ और सेटिंग्स बदलती है। ऐसे ही आर्या को वहां 2 घंटे हो जाते हैं। फिर वह स्पेस से बाहर आ जाती है और बेड पर सोने चली जाती है। वैसे तो आर्या जादुई स्पेस के अंदर 2 घंटे रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया में सिर्फ 45 मिनट ही बीते थे। आर्या ने बचपन से ही इस स्पेस में काफी टाइम बिताया था और इसी की हेल्प से वो इतनी सारी स्किल्स इतने कम टाइम में सीख पाई थी। स्पेस में आर्या ने इमरजेंसी और अपनी जरूरत का सारा सामान स्टोर कर रखा था। स्पेस में आर्या ने अपनी जरूरत और इमरजेंसी का लगभग हर सामान स्टोर कर रखा था। वहां इतना सामान मौजूद था कि अगर वह चाहे तो बिना बाहरी दुनिया से संपर्क किए 1000 साल तक आराम से रह सकती थी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उस जादुई स्पेस के अंदर रखा कोई भी सामान कभी खराब नहीं होता था। चाहे खाना हो, मेडिसिन हो या कोई मशीन, सब कुछ हमेशा बिल्कुल नया और परफेक्ट कंडीशन में रहता था। जिन विशाल शेल्फ्स में आर्या ने सामान रखा था, उनमें अनलिमिटेड स्टोरेज थी। वह जितना चाहे उतना सामान रख सकती थी, फिर भी वहां जगह खत्म नहीं होती थी। बचपन में जब उसे पहली बार इस स्पेस के बारे में पता चला था, तब वह खुद भी इसकी शक्तियों को देखकर डर गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने इस जगह को समझना शुरू किया और फिर उसे अपने हिसाब से बदलना भी शुरू कर दिया। रोबोट्स की मदद से उसने वहां एक पूरा लग्जरी विला बनवा लिया था। वह विला किसी 5 स्टार पैलेस से कम नहीं था। बाहर एक खूबसूरत गार्डन था जिसमें अलग अलग रंगों के फूल लगे थे। बीच में एक बड़ा फाउंटेन था जिसकी पानी की बूंदें चमकती हुई किसी जादुई दुनिया का एहसास करवाती थी। अंदर विशाल लिविंग रूम, मॉडर्न किचन, शानदार बेडरूम्स और हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद था। तीसरी मंजिल पर बनी हाईटेक लैब आर्या की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थी। वहां ऐसी मशीनें थीं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स भी देखकर हैरान रह जाते। मेडिसिन्स, पॉइजन्स, माइक्रोचिप्स, एडवांस हथियार, रोबोट्स, सब कुछ वहां मौजूद था।
पहले ही आर्या को यह पता चला था कि अगर वह लैब से कोई मेडिसिन या पॉइजन बाहर ले जाती है तो उसकी जगह अपने आप वैसा ही नया बन जाता है। शुरुआत में उसे लगा था कि शायद यह कोई सिस्टम एरर होगा, लेकिन कई बार चेक करने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह स्पेस खुद चीजों को रीजेनरेट कर सकता है। यह जानकर आर्या को काफी राहत मिली थी। अब उसे किसी चीज के खत्म होने का डर नहीं था। उसने वहां लगभग हर जरूरत का सामान स्टोर कर रखा था। लगभग 20 लोगों के कपड़े, जूते, जैकेट्स, एक्सेसरीज, फूड आइटम्स, सब्जियां, स्नैक्स, बिस्कुट, केक्स, चॉकलेट्स, नूडल्स, ड्रिंक्स, सब कुछ मौजूद था। साथ ही गन्स, स्नाइपर्स, बम, हाईटेक गैजेट्स, ट्रैकिंग डिवाइसेस और कई एडवांस हथियार भी वहां स्टोर थे। आर्या हमेशा किसी भी खतरे के लिए तैयार रहती थी। वह सिर्फ बाहर से मासूम और क्यूट दिखती थी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा बैकअप प्लान चलते रहते थे। वह जानती थी कि दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। शायद यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में भी वह इतनी सक्सेसफुल बन चुकी थी। उसे पता था कि उसके पास जो जादुई स्पेस है वह एक प्राइसलेस चीज है। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसकी पूरी फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती थी। यही वजह थी कि उसने अपने घरवालों तक को कभी अपने सीक्रेट्स नहीं बताए। वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। वह उन्हें किसी भी हालत में खतरे में नहीं देख सकती थी। उसे अपने मॉम और अंकल आंटी की डेथ पर भी गहरा शक था। बचपन से ही उसे महसूस होता था कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकती थी। इन्हीं सब चीजों ने आर्या को बचपन से ही सावधान बना दिया था। उसने उसी समय तय कर लिया था कि वह कभी किसी इंसान पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया तो वह अपनी बाकी फैमिली को भी खो सकती थी। यही सोचते सोचते वह धीरे धीरे नींद में चली गई। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन का विशाल हॉल इस वक्त लोगों से भरा हुआ था। पूरे हॉल में हल्की हल्की कॉफी और ताजे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सभी फैमिली मेंबर्स वहां मौजूद थे, सिवाय आर्या के, क्योंकि हमारी प्रिंसेस को जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज वहां सिर्फ सिंघानिया फैमिली ही नहीं बल्कि रायजादा फैमिली भी मौजूद थी। वे लोग सुबह सुबह इंडिया पहुंच चुके थे और अब सभी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। If you like this story, please like, subscribe and comment for next chapter.